सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम क्लास 10 साइंस का 10th चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपके एग्जाम्पलर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे की वीडियोस में और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी इनमें से कौन है जो कि लाइट रे को पैरेलल बीम में चेंज कर देता है जब वो एक पॉइंट सोर्स से निकल रही होती है, यानी पॉइंट सोर्स से निकल के उस चीज़ पे इंसिडेंट करती है, उस चीज़ तक पहुंचती है, तो फिर वो पैरेलल हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही है, हर डायरेक्शन में निकलेगी, तो यहाँ पर बीच में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ ये पहुँचती है तो ये फिर पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये काम करने वाला आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ अगर पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगी तो उसको ये पैरेलल कर देगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस। इसके अलावा मिरर भी होता है। कौन सा मिरर है? तो वो आपका कॉनकेव मिरर है। जैसे मैं बनाऊँ, ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर हमारा पॉइंट सोर्स है, लाइट ऐसे टकराएगी और ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर इधर जाएगी, टकराने के बाद ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ये दोनों ये काम करते हैं। तो देखो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी आपका ऑल पिन है और इसे वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ऐसे हमारा ये कॉनकेव मिरर है, इसी के सामने रखा गया है और 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज बन रही है इस ऑल पिन की, इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या पता है? एक तो ये पता है कि कॉनकेव मिरर है, फिर ऑल पिन की लेंथ पता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमको पता है, और इमेज कितनी बड़ी बन रही है? 5 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी इमेज की हाइट भी हमको पता है, और इमेज कहाँ बन रही है, कितनी दूरी पे, वो भी दिया हमको 30 सेंटीमीटर मिरर के सामने। यानी हमें एच दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। मिरर के सामने इमेज बन रही है, यानी रियल बनेगी, और रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड आता है, यानी उल्टी बनेगी। तो उल्टी पोजीशन में इमेज बनेगी, तो नीचे साइड हम डायरेक्शन क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। इसका मतलब एच डैश यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? -5 मिलीमीटर, ये हमको पता है। और इमेज मिरर के सामने बन रही है, यानी इधर बन रही है, और लेफ्ट साइड हम सारी डायरेक्शन निगेटिव मानते हैं, यानी वी भी क्या होगा आपका? -30 सेंटीमीटर। हमको फोकल लेंथ बतानी है, तो फोकल लेंथ के लिए आपको वी भी पता होना चाहिए, यू भी पता होना चाहिए। अब यू तो हमको दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एम इज इक्वल टू क्या होता है? एच डैश बाई एच होता है। ठीक है, एच डैश हमारा -5 और ये अपॉन 10, ये हमारा -1/2। मैग्नीफिकेशन हमको पता चल गया। अब मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u। तो मैग्नीफिकेशन हमारा -1/2 आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमको u निकालना है, यानी ये क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। इस हिसाब से 2 और v की वैल्यू हमको क्या दी है? -30, तो -30 हम लगा देंगे तो हमारा ये -60 आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू भी हमको पता चल गई। अब हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, और 1/v क्या है हमारा? -1/30, और प्लस होगा, लेकिन हमारा u की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, -1/60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया, 3 2s यानी -2 और माइनस ये 1, -3/60 हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा -1/20 आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20 सेंटीमीटर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी हमारा कॉनकेव मिरर है, किस केस में इमेज जो है वो बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से? तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पोजीशन की बात की जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कॉनकेव मिरर के सामने कि इमेज हमारी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बने। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा फोकस होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हमारा पोल होगा। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर बनती है। जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से आगे हर पोजीशन पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो,
चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख लो, फोकस पे रख लो, फोकस और पोल के बीच में रख लो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज हमेशा बड़ी बनेगी। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब चलिए ऑप्शन से हम चेक करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भाई देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे मैंने बताया कि आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज का साइज बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है इमेज लार्जर, इमेज बड़ी बननी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, तो ये आपकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, ये हमारी एफ होती है। तो कह रहा है अगर इसकी वैल्यू एफ से कम है, फोकल लेंथ से कम है, ठीक है, तो ये कहाँ होगा, यानी फोकस और पोल के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ मान लो हमने रख दिया, तो इस केस में भी क्या होगा, इमेज बड़ी बनेगी। तो हमसे इमेज बड़ी पूछा है, तो ये तो सही होगा। आगे ऑप्शन हम चेक करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पर रखा है, तो यहाँ के केस में भी इमेज बड़ी बनेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि बी वाला ऑप्शन सही होगा या सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो अब हम ध्यान से बी और सी ऑप्शन को चेक करेंगे। अब बी वाले को चेक करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ किया गया है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पोजीशन नहीं है बल्कि वैल्यू है। मान लो फोकल लेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ है उससे कम डिस्टेंस पे रखा है। मान लो ऑब्जेक्ट जो रखा है मिरर से उसकी दूरी 10 mm है, तो ज़रूरी नहीं है 10 mm मिरर के सामने ही रखा हो, इधर भी रखा हो सकता है, मिरर के पीछे भी रख सकता है। ठीक है, 10 mm होना चाहिए, फोकल लेंथ से तो कम है ना, मिरर से 10 मिलीमीटर की दूरी पे है, और फोकल लेंथ जो हमारी वैल्यू है 20 mm उससे कम है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पोजीशन नहीं बताया, हमसे नहीं कहा कि फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, हमसे ये कह रहा है कि फोकल लेंथ से कम उसकी दूरी है। अब वो दूरी किधर है, मिरर के आगे सामने रखा है कि मिरर के पीछे रखा है। अगर पीछे रखा है तो मिरर के पीछे तो इमेज बनेगी नहीं, अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमने तो मिरर के पीछे। लेकिन सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ हमको एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस इसी के बीच में रखा है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है, उसके अंदर एक रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ठीक है, ये मीडियम ए है हमारा, ये मीडियम बी है, यानी ए से निकल के ये ऐसे ट्रेवल कर रही है ए टू बी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम बी का रिलेटिव टू मीडियम ए। तो कहाँ से चल रही है, मीडियम ए से, यानी ये पहला मीडियम हमारा होगा, और उसके बाद जा कहाँ रही है, मीडियम बी में, यानी दूसरा मीडियम ये होगा। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा तो वहाँ ये देखा होगा कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है, यानी यहाँ आप रिलेशन देख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट के बराबर होगा। इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, किस एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, ये जो हमारी नॉर्मल है इससे क्या एंगल बना रहा है 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री अपॉन नॉर्मल से ये क्या बना रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 45 डिग्री, यानी साइन 45 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, ये ऊपर जाएगा यानी √3/2 और ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा तो बचेगा √2, यानी √3/√2। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 5th क्वेश्चन है, एक लाइट रे है जो कि इंटर कर रही है मीडियम ए से मीडियम बी में, जैसा कि आपको फिगर में शो किया हुआ है। ये मीडियम ए है, यहाँ से जा रही है आपके मीडियम बी के अंदर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम बी का होगा रिलेटिव टू ए विल बी क्या होगा। देखो अभी हमने बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये जो नॉर्मल है इससे जो रे बना रही है ये वाला एंगल, यानी ये हमारा आई होगा और ये वाला हमारा क्या होगा, आर होगा। तो देख सकते हो आई की जो वैल्यू है वो आर से ज़्यादा है। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता चल गया। अब देखो साइन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है, यानी जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ा रहे हैं 0 to 90 जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर डिग्री जितना छोटा होगा वैल्यू भी उतनी छोटी होगी और डिग्री जितना बड़ी होगी वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी, यानी ये जो आई है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी साइन आई की वैल्यू भी इस केस में क्या होगी, बड़ी होगी। और देखो आर की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब साइन आर की वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी।
यानी कहने का मतलब ये है कि साइन आई की जो वैल्यू है वो साइन आर से बड़ी होगी। तो मान लेते हैं साइन आई की वैल्यू अगर 4 है तो साइन आर की इससे कम ही होगी, 3 हो सकती है या 2 हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हम रेशियो निकालेंगे तो 4/2 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी हर हाल में ये 1 से तो बड़ी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर से कम होगी, 4 से कम ही होगी, चाहे 3.99 क्यों ना हो, तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो क्या है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ग्रेटर देन यूनिटी, यानी 1 से इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बीम है लाइट की जो कि इंसिडेंट कर रही है थ्रू द होल्स ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर एक होल है ए और यहाँ बी है, यहाँ से लाइट इंटर कर रही है जैसा कि आप देख सकते हो, और वो बाहर निकल रही है बॉक्स से थ्रू सी एंड डी, यानी ए से गई तो यहाँ सी से निकली बाहर, और बी से इंटर की तो यहाँ डी से निकली। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या होगा, तो आप देख सकते हो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी के पैरेलल शिफ्टिंग हो गई है। तो ये कब होता है, जब आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपने यूज़ किया हो, उस केस में ही ऐसा होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वो रखा कैसे होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, ये आपका ग्लास स्लैब है, अगर इसके बिल्कुल नॉर्मल लाइट इंटर करेगी बिल्कुल सीधा, तब तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बस स्पीड चेंज होगी और ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगी लाइट रे। जब कुछ एंगल बनाती है तभी डायरेक्शन चेंज होता है, यानी लेट सपोज ऐसे जा रही थी और ये हमारा नॉर्मल था, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। फिर जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लैटरल शिफ्टिंग हो जाएगी इस केस में। इसका मतलब बॉक्स आपका क्या है, बिल्कुल सीधा नहीं रखा हुआ है, कुछ इस तरह से होगा, यानी ग्लास स्लैब की बात हो रही है, तो ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तभी लाइट रे ऐसे जा रही है और उसके बाद इसकी बेंडिंग हो जा रही है, बेंडिंग के बाद ये फिर सीधा हो जा रही है, इस तरह से ऐसे जा रही है, यहाँ बेंडिंग होगी और फिर यहाँ सीधी हो जा रही है। इस तरह यहाँ से भी जब एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और उसके बाद ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ग्लास स्लैब क्या होगा, बॉक्स के अंदर तिरछा रखा होगा। खैर ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने बता दी, बाकी आंसर आपका यही है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है, क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे शिफ्टिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बीम है लाइट की जो कि इंसिडेंट कर रही है थ्रो होल्स ऑन साइड ए, तो साइड ए में बहुत से होल्स हैं जहाँ से एंटर कर रही है और बाहर निकल रही है दूसरे फेस पे जो उसके होल्स हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। तो उस बॉक्स के अंदर क्या होगा, यानी लाइट रे मान लो ये पहली वाली ऐसे एंटर करी, यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे चली गई, इस तरीके से दूसरी वाली भी ऐसे चली गई, ऊपर से जो आ रही थी वो ऐसे चली गई, ठीक है। 10वीं वाली देख लो यहाँ से चली गई, पहली वाली आकर यहाँ चली गई, यानी ये पैरेलल बीम को किसी एक पॉइंट पे जाके मिला रही है, ये इस पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है। पैरेलल लाइट रेज हैं जो कि मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर आपको दी है 4 डायोप्टर और फोकल लेंथ आपको दी है 0.25। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे ऐसे जाती है और यहाँ ऐसे मिल जाती है, ठीक है। तो इसका फोकस किधर होता है, राइट साइड होता है, यानी f की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। तो पावर क्या होता है 1/f, यानी पावर भी हमारी पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ अगर हमारी 0.25 है तो पावर क्या होगी, यानी 1/0.25, ये पॉइंट इधर जाके ऊपर लग जाएगा, 25 4 ठीक है। तो इस केस में पावर 4 आएगी, ठीक है। तो पावर हमारी 4 आ रही है, पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी हमारी 0.25 है, पॉजिटिव है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल, तो व्हीकल्स के अंदर जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, तो वो रियर व्यू मिरर क्या होता है, तो एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो उसका यूजेस दिया हुआ है ना, तो वहाँ आपको दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। यानी ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है, छोटी बनाता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इज लेस देन 1। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी हमारे पास बेसिकली क्या है, एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर कहीं हमारा सन है, उससे लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, ऐसे टकरा रही हैं, ये ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ठीक है। 3 लाइटें हम चलो ले लेते हैं। कह रहा है कि कन्वर्ज हो रही है, यानी मिल रही हैं 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पे मिल रही हैं, ठीक है। मान लो ऐसे आकर यहाँ पर ये सारी लाइटें आके ऐसे मिल रही हैं, ठीक है।
इस पॉइंट पे, और इस मिरर का जो ये पोल है, तो जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो बेसिकली पोल और फोकस के बीच की दूरी दी है जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, यानी एफ की वैल्यू हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि जो इमेज का साइज़ है वो बराबर होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज़ के। लो जी, इससे आसान क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ कब बराबर होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, यानी सी की वैल्यू क्या होती है हमारा 2f होती है, यानी फोकल लेंथ का डबल होता है ये। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और किधर रखेंगे भाई, मिरर के सामने ही रखेंगे, जिधर फोकल लेंथ होती है, जिधर फोकस होता है उधर ही साइड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यानी मिरर के सामने रखेंगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, यानी एक बिल्डिंग है थोड़ी दूरी पे है और बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, टॉल बिल्डिंग है, उसकी पूरी फुल लेंथ इमेज यानी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग की इमेज है वो डेफिनेटली यानी पक्की बात है किस चीज़ से आपको दिख जाएगा, यानी कौन सी ऐसा डिवाइस लो, यहाँ पर सारे ऑप्शन में देख सकते हो मिरर है, यानी कौन से टाइप का मिरर हमें लेना है कि जो बिल्डिंग है उसकी पूरी की पूरी इमेज जो हमको उस मिरर में दिखाई पड़ जाए। यानी आपको ऐसा मिरर सेलेक्ट करना है कि जो बड़ी सी बिल्डिंग है उसकी इमेज छोटी होकर उसमें बने, क्योंकि इमेज छोटी होगी तभी वो आपको मिरर के अंदर दिखाई पड़ जाएगी। तो पहले ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। आपका जो कॉन्केव मिरर है ये छोटी इमेज बनाता तो है लेकिन हमेशा नहीं बनाता, यानी ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होगा तभी उस केस में बनाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर करीब होगा उससे, यानी जो आपने मिरर सेलेक्ट किया है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट होगा, तो उस केस में इमेज क्या करेगा, वो बड़ी बना देगा और उस केस में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कॉन्केव मिरर आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी उल्टी बनेगी इमेज। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। आप किसी भी चीज़ की इमेज को सीधा देखना चाहोगे या इस पॉइंट को हटा भी दो तो हमसे यहाँ डेफिनेटली कह रहा है, यानी पक्की बात है आपको दिख जाएगा। तो कॉन्केव मिरर के केस में जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ही उस केस में इमेज छोटी बनेगी, अदरवाइज इमेज बड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख लो, जो आपके बुक में टेबल दिया है वहाँ आप देख लेना, तो वहाँ हमेशा क्या बनती है, डिमिनिश इमेज बनती है। जितना दूर आप करते जाओगे उतनी ही छोटी इमेज उसकी होती जाएगी, लेकिन बहरहाल छोटी ही बनेगी कहीं पर भी रख लो। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि वर्चुअल और इरेक्ट बनाती है, यानी इमेज जो यहाँ बनेगी वो सीधी बनेगी। ठीक है, तो दोनों की वजह से हम इस बी वाले को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। प्लेन मिरर की बात हो रही है तो भाई प्लेन मिरर में तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसी साइज़ की इमेज बनती है, तो ये तो नहीं हो सकता। इमेज अगर छोटी बनेगी तभी पूरी तरह दिखाई पड़ेगी। और कॉन्वेक्स मिरर हमारे उस जगह यूज़ भी होते हैं जहाँ पर हम एक बड़े से एरिया को छोटे हिस्से में देखना चाहते हैं कि भाई इतने एरिया के अंदर इतना बड़ा एरिया हमको दिख जाए। इसीलिए जो गाड़ी वगैरह के साइड मिरर्स होता है उसमें ये कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है ताकि पीछे का एक बड़ा हिस्सा हमको दिख जाए। डी ऑप्शन है हमारा बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो भाई कॉन्केव तो है ही नहीं और प्लेन भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन इसका सबसे परफेक्ट है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि दो ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि चूज़ आपको एक ही करना है। तो बेस्ट आपकी बात करें तो उस हिसाब से भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही बेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि टॉर्चेज, सर्च लाइट और हेड लाइट जो व्हीकल्स की होती है तो उसमें जो बल्ब लगा होता है उसको हम कहाँ रखते हैं। तो यहाँ क्या बात कही जा रही है, ऑप्शन में देखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। यहाँ पर रिफ्लेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट सब जगह रिफ्लेक्टर लगा होता है। ये क्या होता है मैं इमेज दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो टॉर्च की इमेज है और टॉर्च के अंदर हिस्से में आप देख सकते हो ये कर्व जैसा शेप जो है, यहाँ पर एक सरफेस है जो कि शाइनिंग सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और बीच में यहाँ कहीं बल्ब लगा होता है, तो बल्ब से लाइट जब इस रिफ्लेक्टर पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सरफेस कैसी है, अंदर की तरफ दबी हुई है, यानी कॉन्केव शेप ये है। और ये लगभग आप ऐसे समझ सकते हो कॉन्केव मिरर की तरह काम करती है। बिल्कुल उस तरीके से मिरर जैसी पॉलिश्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये भी बहुत हद तक रिफ्लेक्शन करती है। तो बल्ब हमारा कहाँ लगा होता है, बीच में कहीं लगा होता है, यानी उस सरफेस से थोड़ा आगे बढ़ के लगा होता है। अब चलिए इसको मैं 2D में बनाकर दिखाता हूँ कि कहने का क्या मतलब है। तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्टर होता है, कर्व शेप का होता है, कॉन्केव शेप का, ठीक है। तो हम इसको मिरर की तरह मान सकते हैं। इसका बल्ब थोड़ा इस सरफेस से आगे लगा होता है, करीब हम मान लेते हैं यहाँ लगा हुआ है। तो इस रिफ्लेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, देखो टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया या हेडलाइट हो गया, यहाँ पर जो लाइट हमको चाहिए होती है वो फोकस्ड चाहिए होती है। जैसे रूम वगैरह में हम जो बल्ब लगाते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है, लाइट सारे डायरेक्शन है, पूरे कमरे के अंदर वो फैल जाए। लेकिन टॉर्च में हम क्या चाहते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं,
जहाँ पर हम फोकस करना चाह रहे हैं सारी लाइट वहीं पड़े। इसी तरह सर्च लाइट का भी काम होता है कि भैया उसी एक जगह पर सारी रोशनी हो, यानी लाइट सारे डायरेक्शन में फैले नहीं बल्कि एक डायरेक्शन में एक जगह सारी जाकर पड़े। ठीक है, तो अब इस बल्ब से लाइट रे निकलेंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन लाइट रे जब यहाँ जाके टकराएगी तो इस रिफ्लेक्टर का काम ये होता है कि इसको ऑलमोस्ट पैरेलल कर दे, लगभग पैरेलल कर दे। ठीक है, तो हम चलिए पैरेलल मान लेते हैं। लाइट रे कहीं पर भी जाके इस सरफेस पे पड़े वो सारी पैरेलल हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ जाके पड़ी तो ये भी पैरेलल हो जाए, इधर जाके पड़ी तो ये भी पैरेलल हो जाए, ताकि ये लाइट सारी जाकर एक जगह पर फोकस हो। ठीक है, सारी रोशनी एक ही जगह पर हो। अब यहाँ से आप समझ सकते हो, इस डायग्राम से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि एक पॉइंट से लाइट रे निकल रही है और वो पैरेलल हो जा रही हैं। तो वो पॉइंट क्या होता है, उस मिरर का या उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो फोकस होता है। जितना ज़्यादा ये फोकस के करीब होगा उतना ही ज़्यादा पैरेलल होगी। अगर फोकस से थोड़ा इधर उधर हम सोर्स रख देंगे, मान लो इधर रख दिया हमने, तो लाइट रे ऐसे जाकर कुछ थोड़ा सा ऐसे दूर चली जाएंगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं हमको कि रिफ्लेक्टर कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में, तो नहीं भैया, फोकस पे रखा होगा। बी ऑप्शन है वेरी नियर टू द रिफ्लेक्टर, फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, यानी रिफ्लेक्टर का जो फोकस है उससे बहुत ही ज़्यादा करीब रखा होगा। तो हाँ, ये बात सही है, फोकस के जितना ज़्यादा करीब रखा होगा उतना ही ज़्यादा लाइट रेज पैरेलल होंगी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 13 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। अब जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर अप्लाई होता है, तो बिल्कुल आपके क्लियरली बुक में लिखा हुआ है, सारी ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कोई भी सरफेस हो जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ से लाइट रे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो दूसरे डायरेक्शन में चली जाए, वहाँ पर ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। अब वो सरफेस चाहे आपका मिरर हो या कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो पॉलिश्ड हो, सब जगह पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, खाली प्लेन मिरर तो ऐसी बात नहीं है, कॉनकेव मिरर ऐसा भी नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर ओनली तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, कोई सा भी शेप हो, बस वो मिरर होना चाहिए। मिरर के यहाँ तो आपको मिरर लिखा है, अगर ये लिखा होता कि ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कोई भी ऐसी सरफेस हो जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 14 वाला क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब। ठीक है, लाइट रे एयर से आते हुए ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है। तो 4 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी, और उसके पाथ को शो कर रहे हैं। इनमें से कौन सा पाथ को सही शो कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं ए बी सी में क्या कह रहा है। यहाँ पर ए वाले बंदे में तो लाइट रे आई बिल्कुल सीधे निकल गई, कहीं बेंडिंग नहीं हुई। भाई जब मीडियम चेंज होता है तो बेंडिंग होती है, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगा तो नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड करेगी, तो ए बात तो गलत हो गई। बी में देखते हैं, ये ऐसे जा रहा है, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, बात सही है, और यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। और भी चेक कर लेते हैं कि और लोगों ने क्या गलती की है। देखो सी वाले ने क्या किया है, बिल्कुल लाइट रे सीधे आ रही है, जब इंटर कर रही है तो कोई भी यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। वहीं डी वाले की गलती ये है कि स्टार्टिंग में तो इसने रिफ्रैक्शन दिखाया, लेकिन यहाँ बाहर निकलते समय रिफ्रैक्शन नहीं शो कर रहा है, या बहुत हल्का शायद लग रहा है, बट इतना नहीं है जितना कि जब इंटर कर रहा तो उतना ही ये रिफ्रैक्शन होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि अगर आपको वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया है तो कौन से मीडियम में जो लाइट की रे है, अगर उसे इंसिडेंट करा रहे हैं ऑब्लिकली कुछ एंगल बनाते हुए, तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट रे आ रही है और सेम एंगल बनाते हुए इन चार में से किसी मीडियम के अंदर इंटर कर रही है, तो किस मीडियम में जब इंटर करेगी तो बेंडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। सीधी सी बात है, बेंडिंग ज़्यादा का मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगी। तो इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, तो आपका जो ग्लिसरीन है उसका ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इस क्वेश्चन से एक सवाल ये उठता है कि क्या सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको याद करना पड़ेगा, केरोसिन का क्या है, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, यानी जो टेबल आपके बुक में दिया है वहाँ बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, क्या सबको याद करना पड़ेगा या ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि हाँ किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो ये क्वेश्चन क्यों है, तो भाई आपके एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन इस ऑप्शन के साथ उठकर चला आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें से कह रहा है कि फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर 10.6। यानी ये हमारी 10.6 है, लाइट रे ऐसे जा रही है, आगे का बताना है क्या होगा। भाई पैरेलल लाइट रे आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है। देख लो कौन से ऑप्शन में फोकस से पास हो रही है, यहाँ तो फोकस के आगे से पास हो रही है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये भी गलत हो गया। बाकी ये वापस चली जा रही है उसी डायरेक्शन में, ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है, देखो ऐसे आई और फोकस से पास हो गई, तो कौन सा है, डी,
इसका डी ऑप्शन सही होगा। 17th वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा कि ऊपर है, बस यहाँ लेंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर रे डायग्राम है, आपको कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है जब एक लाइट रे लेंस में इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ देखो ये आपको फिगर 10.7 है, यहाँ से ऐसे लाइट रे आई, फोकस से पास होते हुए यहाँ पहुँची। अब आगे कहाँ जाएगी, तो भाई फोकस से पास होते हुए जा रही है तो आगे जाके ये पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल क्या है, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए हो गया। 18th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। ठीक है, एक जादुई सा मिरर है और शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, यानी उसके सर की जो इमेज बननी है वो बड़ी बननी है और जो बॉडी का मिडल वाला पोर्शन है उसकी जो इमेज बननी है वो उसी साइज़ की है, जिस साइज़ की वो है उसी साइज़ की बननी है और जो लेग्स हैं उसके स्मॉलर बनने हैं। तो फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर, ये जादुई मिरर कैसे बना है, यानी टॉप से स्टार्ट करते हुए आपको बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ मिरर है वो 3 हिस्से में बटा है। ऊपर वाले हिस्से में क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बना दे रहा है और जो मिडिल वाला पोर्शन है उसकी जो इमेज बननी है वो उसी साइज़ की बननी है। इसका मतलब मिडिल वाला क्या है, प्लेन होगा, तभी उसी साइज़ की बननी है। अब मिरर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर उसके लेग्स की इमेज बननी है। अब लेग्स कैसे बनाए, चलो यही बना लेते हैं। ये लेग्स है, इसके इमेज जो बननी है वो छोटी सी बननी है। अब ऊपर वाले केस में इमेज बड़ी बननी है, इसका मतलब ये पक्की बात है आपका ये कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स केस में हमेशा इमेज छोटी बनती है। हेड इसका बड़ा हो रहा है, इमेज बड़ी बननी है यानी कॉनकेव। तो कॉनकेव उसके बाद प्लेन, यहाँ कौन सा होगा, कॉनकेव फिर प्लेन, फिर नीचे वाला कॉन्वेक्स है क्योंकि यहाँ इमेज हमेशा छोटी बनती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 19th वाला क्वेश्चन और लास्ट है एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में, ये एमसीक्यू फॉर्म वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, यानी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो उस केस में कहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी यानी पॉइंट साइज की बनी होगी। तो भाई देखो, अगर आप मिरर ले लो, मिरर में भी आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी ले लो, या लेंस की बात कर लो कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो वहाँ देखोगे हर केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज हमेशा छोटी बनेगी, चाहे मिरर ले लो या लेंस ले लो, कोई सा भी मिरर कोई सा भी लेंस। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, हर केस में यही कहानी है। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो हो गए हमारे इस वीडियो के साथ। अब आगे जो और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बन सकते हैं सीआरटी से या प्रीवियस ईयर के, वो सारे अगली वीडियो में आएंगे। तो और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। साइंस को मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है, जिसमें से ये आपका फिजिक्स है, तो क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट होगी। इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है। तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में आपको एक एरो बन कर आ रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट का यानी और भी टाइप की वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।